हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुश चांदना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चांदना कोचिंग क्लासेस। सबको सबसे पहले मेरी तरफ से राम राम जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो मैट्रिक्स सिस्टम रहने वाला है, बिजनेस मैथमेटिक्स का, जो कि हमारा मैथमेटिक्स जो टॉपिक है मैट्रिक्स सिस्टम, वो बीबीए बीकॉम बीसीए अकाउंटेंट उसमें आता है मैथ में। अगर कोई बच्चा बीकॉम कर रहा है, बीबीए कर रहा है, बीसीए कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है। तो चाहे वो इंजीनियरिंग में है, चाहे वो बीसीए में है, बीबीए में है, बीकॉम में है, तो ग्रेजुएशन में कहीं पे भी अगर वो मैथमेटिक्स पढ़ता है तो उसको मैट्रिक्स चैप्टर जरूर पढ़ना पड़ता है। उसमें मतलब मोस्टली सिलेबस में होता ही होता है। बट आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिक्स सिस्टम। तो ये जो चैप्टर है आपको ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स में मिल जाएगा, बीबीए बीसीए बीकॉम, और उसमें बीटेक में भी होता है, ये प्लस वन प्लस टू में भी होता है। बट हम ग्रेजुएशन के व्यू पॉइंट से भी इस चैप्टर को करने जा रहे हैं। आपको मैथ से रिलेटेड कोई स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन, सर्च, इनकम टैक्स, अकाउंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो, ऑपरेशन रिसर्च की, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स, बिजनेस डिसीजन, तो आप चांदना कोचिंग क्लासेस के चैनल पर जाकर उसमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की सारी वीडियोस वहाँ पर है। तो आप वहाँ पर बिजनेस मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स किसी एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, अलग अलग बुक इसके नाम होते हैं जो सिलेबस में होते हैं मेंशन। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का नाम होता है। तो मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर है मैट्रिक सिस्टम, उसको आज हम कवर करेंगे। ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने लेक्चर 1 के लिए रिकॉर्ड किया, इसकी बाकी वीडियोस को देखने के लिए वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके आप डिफरेंट डिफरेंट इसके लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैट्रिक सिस्टम के सेट थ्योरी के जैसे जैसे मेरे पास टाइम होगा मैं वैसे वैसे लेक्चर्स अपलोड करता जाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाली अपडेट्स और चैनल जितने भी मेरे चैनल पर वीडियोस आएंगी वो सारी साथ साथ मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स का मतलब क्या है? The study of matrices originated from the idea of solution of various types of linear problems। मतलब इसमें बताया गया कि जो मैट्रिक्स की स्टडी है ये एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी लीनियर प्रॉब्लम होती हैं उनकी सॉल्यूशन, मतलब उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हमारा एक आइडिया है जो ओरिजिनेट हुआ है, जिससे कि हम मैट्रिक्स चैप्टर की स्टडी करते हैं, मैट्रिक्स सिस्टम की। आगे इसमें बताया गया कि आर्थर कैली, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन, वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस इन 1857। जो आर्थर कैली थे, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था टॉपिक को 1857 में मैट्रिक सिस्टम में। इसमें आप आगे इंट्रोडक्शन में और लाइनें भी लिख सकते हैं। अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में, फिलहाल मैं जो सिलेबस कर रहा हूँ वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से ही चल रहा हूँ, ग्रेजुएशन के हिसाब से। और बाकी यूनिवर्सिटी में अगर किसी में लॉन्ग क्वेश्चन आता है मैट्रिसेस का, कभी कभी हो जाता है कि पेपर में 14 मार्क्स का या 7 मार्क्स का, जैसे आपका पेपर का क्राइटेरिया है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है कभी कभी मैट्रिक्स सिस्टम चैप्टर में से थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाता है। उसमें मीनिंग, इंट्रोडक्शन, टाइप वगैरह ये सब लिखना होता है। तो हमारे को टाइप्स वगैरह का एक डायग्राम बना देना, ऐसे फ्लो चार्ट बनता है, जैसे कि मैंने आपको टेम्पटेशन सिखाई है पेपर की। तो उस टेम्पटेशन में आप देख सकते हैं कि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो उसका एक डायग्राम बना दीजिएगा आप टाइप्स का। तो टाइप्स का ना एक डायग्राम ऐसे बनाने के बाद हम उसके फ्लो चार्ट टाइप बना देते हैं पूरे पेज का। फिर उसके बाद हम पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो क्वेश्चन है वो एक लॉन्ग पेपर में आता है, उसको हम 5 6 7 पेजेस का लिख सकते हैं। बट प्रॉपर मेक उसकी सेंस बननी चाहिए जो हमने मटेरियल स्टफ पेपर में मेंशन किया है। तो जरूरी नहीं है कि पेजेस फिल करना ही मतलब मोटिव होता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे एमडी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी है, फाइनल एग्जाम में सिर्फ शीट्स फिल करना ही हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, बट हमारा कंटेंट भी वैलिड होना चाहिए। तो ये भी मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं मैट्रिक सिस्टम चैप्टर के। तो इसके साथ साथ जब जब मैं वीडियो को बीच में स्टॉप करूंगा, पेजेस के ऊपर ऐसे हाथ रख के स्टॉप करूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लीजिएगा। अगर इफ पॉसिबल हुआ मेरे से तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में साथ साथ इसका लिंक भी अटैच कर दूंगा वीडियो, वहां से आप इसकी पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने इसको फर्स्ट टाइम कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था 1857 में। इसके आगे आप लिख सकते हैं कि मतलब इस जो मैट्रिक सिस्टम की स्टडी है अपनी इकोनॉमिक्स में और फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, इन सारी जगह पे भी हमारी ये यूजफुल रहती है। मैट्रिक सिस्टम चैप्टर जो है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैट्रिक सिस्टम के आगे मीनिंग दे रखा है। मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स: a set of m into n numbers, real or complex, arranged in the form of an ordered set of m rows, each row consisting of an n numbers is called an m into n matrix, and it is read by m by
एन मैट्रिक्स। हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं कि m बाय n मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक नंबर ऑफ सेट रख दिया हमने कि एक ऐसी शेप बनाई फॉर्म ब्रैकेट की फॉर्म में, उसके अंदर हमने एलिमेंट्स को रख दिया डिफरेंट डिफरेंट, तो हमारी मैट्रिक्स की फॉर्म में शेप में बन जाती है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स बनाना। तो वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, √7, √4, 5/2, 3/7, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। उसको हमने ऐसे फॉर्म में रख दिया सेट की फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं एक ब्रैकेट की फॉर्म में बना के लिखा m×n ऑर्डर या फिर m/n मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं। कैसे बनाते हैं हम धीरे धीरे इसके प्रैक्टिकल के ऊपर चलेंगे तो पता लग जाएगा। अभी हम थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन कवर करें, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सिस्टम, इसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलेंगे। नेक्स्ट इसमें बताया गया इंट्रोडक्शन मीनिंग के बाद मैट्रिसेस का हम बताएंगे कि रोज होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, उसको हम m के नाम से डिनोट करते हैं और i के नाम से डिनोट करते हैं इस चैप्टर में, m×n ऑर्डर जैसे हमने बोला, और i हमारी क्या है रो, अगर j कौन है हमारा कॉलम। हम इसको कब डिनोट करेंगे, जब क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, बट हमारे को एक नॉर्मल इमेजिनरी फिगर के साथ क्वेश्चन बना के सोल्व करना है। a+i+j, ai=j i-j, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, तो भी आगे धीरे धीरे क्लियर होंगे जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलेंगे, तो उसमें हमारे को जरूरत पड़ती है इसकी m क्या है i क्या है। नेक्स्ट इज कॉलम्स। कॉलम्स होते हैं हमारे वर्टिकल लाइंस की होती हैं, इसमें n और हमारा j क्या है, कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। n मतलब हमारे कॉलम और j भी हमारा किसका मतलब होता है, कॉलम का ही नाम होता है j भी। सो इसके बाद आगे हमारे पास दे रखा है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। सिंगल कैपिटल लेटर दिया होगा ABCD, अगर मैट्रिक्स ऐसे बनाई हुई है ना ब्रैकेट की फॉर्म में, तो उसके सामने कैपिटल ABCD कोई वर्ड लिखा होगा, PQR लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो उसको हम डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, नोटेशन देते हैं सिंगल कैपिटल लेटर ABC। तो अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में जैसे भी आता है, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, स्टैटिस्टिक्स की मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आपने बताना है कि रोज कॉलम नोटेशन रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, फिर टाइप्स का डायग्राम बनाओगे, फिर आप टाइप्स को एक्सप्लेन करोगे। टाइप्स में जैसे जैसे आप एक्सप्लेन करोगे तो उसमें कुछ ना आप लाइनिंग दोगे, कुछ बताओगे कि वो मतलब रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है क्या, उसके बाद उसका एग्जाम्पल देना, लास्ट में कंक्लूजन डालना है। तो आपकी एक लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ पेपर में होनी चाहिए उतनी, ठीक है, थ्योरी के क्वेश्चन में। तो ये मटेरियल जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मतलब बेसिक कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, बट आप पेपर की क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से इसको इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉपर डिटेल में लिख के आएंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा, जैसे हम टाइप्स बताएंगे तो उसमें पता लग जाएगा। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं AIJ के साथ, और AIJ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आगे न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे तो हमारे को क्लियर हो जाएगा कि थ्योरी का क्वेश्चन हम कैसे लिख रहे थे, पेपर में कैसे लिख के आना है। आगे है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो A=AIJ m×n ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं हम, तो इसके पैरों में साइड पे कॉर्नर में करके लिखेंगे m×n। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑर्डर लिख दिया 3×3, तो 3 रो है 3 कॉलम है, तो हम उसको ऑर्डर बना देंगे 3×3। ऐसे 2×2 का ऑर्डर भी बन सकता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। बाकी मेरे से अगर इफ पॉसिबल हुआ तो मैं PDF या उसका लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल के नीचे जाएंगे आप वीडियो के नीचे, तो वहां पर आपके पास एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे मतलब चांदना कोचिंग क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, वहां पर वीडियो का लिंक या PDF अटैच होगी, तो आप उसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं वहां से अपने पढ़ने के लिए। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमने एक मैट्रिक्स को बनाया कैसे है, तो हम ऐसे हल्का सा बना के दिखा के आएंगे जब हम थ्योरी का क्वेश्चन लिखेंगे। तो उसमें हमारे पास ना मैट्रिक्स को बनाने का एक तरीका, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, 3 पर्सन है, तीनों के पास अलग अलग जैसे पेन पेंसिल इरेजर है, तो मैंने उसको इस फॉर्म में मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है। फॉर एग्जांपल ये हमारी फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो। नेक्स्ट आगे ऐसे फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो हमारी 3 रोज ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारे क्या हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो तीनों रो अलग अलग लिख दी मैंने और तीनों कॉलम अलग अलग लिख दी। आगे उसने बोला है कि मिस्टर ए के पास 3 पेन है, 2 पेंसिल है, इरेजर कितनी है 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे बना के भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा है, रो की फॉर्म में पर्सन को रखा है और साथ में कॉलम में क्या रख दिया, उनके पेन पेंसिल इरेजर। नेक्स्ट पर्सन है मिस्टर बी। मिस्टर बी के पास 4 पेन है, 5 पेंसिल है और 6 इरेजर्स हैं। नेक्स्ट मिस्टर सी हैव 6 पेन्स, 3 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर्स। तो हमने मिस्टर ए बी सी के पास जो स्टेशनरी मटेरियल था पेन पेंसिल इरेजर
हमने उसकी फॉर्म में इसको लिख दिया तो एक मैट्रिक्स की फॉर्म बन गई। तो इसको फॉर्मेशन करते हैं मैट्रिक्स की। इसमें हमने एलिमेंट्स लिख दिए। जो ये पूरा फॉर्म बन के आई है हमारी ब्रैकेट में जो हमने लिखा है, इस पूरी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और जो इसके अंदर एंट्रीज लिख रखी हैं हम इसको बोलेंगे एंट्री या फिर एलिमेंट। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से चैप्टर सीख रहे हैं मैट्रिक्स का, जिनके पास +1 +2 में मैथ नहीं था, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला है कि हम मैथ जो है ग्रेजुएशन के व्यू पॉइंट से कर रहे हैं, बीबीए बीसीए बीकॉम और कहीं पे बीटेक में ये हल्का सा चैप्टर आता है मैट्रिक्स का, डिटेल में ज्यादा नहीं कर रहे हैं हम, ग्रेजुएशन के हिसाब से कर रहे हैं। +1 +2 में इससे भी ज्यादा डिटेल में चैप्टर होता है। जिनके पास ऑलरेडी +1 +2 में मैथ था तो उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा, बट मैं बिल्कुल बेसिक व्यू पॉइंट से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे जिनके पास +1 +2 में मैथ नहीं था, इकोनॉमिक्स थी, और कई स्टूडेंट्स के पास दोनों होता है, ताकि इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए, तो इसलिए मैंने बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे आराम से वीडियो बनाई है, डिटेल में बताया सब कुछ। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, साथ में कॉपी पेन लेकर इसको नोट मत करते रहना। सिर्फ सबसे पहले स्टार्टिंग में वीडियो को आराम से स्लो स्पीड पे सुने, फिर उसके बाद आप नोटबुक पेन पे इस चीज को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले जब मैं समझाऊंगा तो उस टाइम सिर्फ आपने सुनना है। तो एक मैट्रिक्स की फॉर्म है, इसके अंदर जो है वो एलिमेंट है। नेक्स्ट इज प्लेसेस ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। किसी एलिमेंट्स के हम प्लेस के बारे में जानेंगे एक मैट्रिक्स के अंदर। तो आई हमारा क्या है, रो। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, आई हमारा क्या है, रो, और जे हमारा क्या है, कॉलम। फॉर एग्जाम्पल ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, A11 A12 A13। इसका मतलब क्या है, मीन्स स्मॉल ए मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हमेशा हम पहले रो को प्रेफरेंस देते हैं, बाद में कॉलम को। मीन्स हमने जब इस एलिमेंट को लिखा A11 मतलब ए के साथ पहली रो पहला कॉलम। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आएगा, मीन्स A12 पहली रो दूसरा कॉलम। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मतलब ये एलिमेंट्स हमने खुद से लिखे हैं अपनी तरफ से बना के। अगर पेपर में न्यूमेरिकल आपके पास नहीं दिया हो, उसमें से अगर क्वेश्चन करना है AI J I+J I-J I×J, तो हम इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करेंगे भी। इसके जैसा आई क्वेश्चन आएगा तब आपको ये इजी लगेगा कि ये बनी कैसे। नेक्स्ट हमने और प्लेस कैसे चेक करने मैट्रिक्स के आगे, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। आगे A31 A32 A33 मतलब जोन सा सबसे पहले नंबर लगा हुआ है वो हमारी रो का नंबर है, और बाद में जो नंबर लगे हुए हैं वो हमारे कॉलम के नंबर हैं। तो हम मैट्रिक्स को हमेशा ऐसे ऑर्डर में लिखते हैं, ऐसे, ताकि हम मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन करेंगे, एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, फाइनल एग्जाम में हमारे से कोई मिस्टेक ना हो। तो हम ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं, कभी भी ऐसे नहीं लिखना, तो उससे गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर है आपको? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, मीनिंग पढ़ लिया, उसके बाद हमने फॉर्मेशन पढ़ ली, नोटेशन पढ़ ली, और मैट्रिक्स के आगे हमारे ऑर्डर क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, रो क्या है, कॉलम क्या है, बिल्कुल बेसिक जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये ना क्लियर हो किसी स्टूडेंट को, तो आप वीडियो को स्लो स्पीड के ऊपर दोबारा से रिप्ले करके ध्यान से सुन सकते हैं। बेसिक वीडियो है, सबसे पहला जो मैंने मैट्रिक्स चैप्टर की सबसे पहली वीडियो यही डाली है, इसमें काफी बेसिक बताया हुआ है। फिर धीरे धीरे हमारा मैट्रिक्स के आगे न्यूमेरिकल्स डालेंगे बाकी वीडियो में। अब बोला है कि हमने इस प्लेसेस के साथ एलिमेंट को चेक करनी है, पोजीशन को। फॉर एग्जाम्पल A11 के प्लेस पर इस मैट्रिक्स में हमारा कौन से स्थान पर कौन सा एलिमेंट बैठा है, तो मैं आपको चेक करना सिखाऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास मैथ नहीं था तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है एलिमेंट चेक करने में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास ये है A11, तो मीन्स अब ये जो 3 है, हमने 3 की प्लेस या फिर उसकी पोजीशन बतानी है, जगह की, वो कौन सी जगह पर बैठा है। फॉर एग्जाम्पल 3 का प्लेस हमने बताया A11 कि A11 पोजीशन पर 3 बैठा है। नेक्स्ट 2 की पोजीशन A12 मतलब जो 2 है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की पोजीशन पर बैठा है। नेक्स्ट इज 1 की पोजीशन आ गई हमारी A13, 4 की पोजीशन आई A21, 5 की पोजीशन आई A22, 6 की पोजीशन A23, 6 की पोजीशन आगे A31, नेक्स्ट इज 3 की पोजीशन A32। अब आपने यहाँ से एलिमेंट्स की पोजीशन ऐसे चेक करी, बट इस एलिमेंट की पोजीशन का नंबर मुझे आपने बताना है कि वो नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि A33 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट इस मैट्रिक्स में बैठा है,
तो थर्ड रो थर्ड कॉलम के अंदर आपका कौन सा एलिमेंट बैठा है उसका आंसर आपने मुझे बताना है। तो आप इसका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं जहां पे आप वीडियो को सुन रहे हैं। तो इसका आंसर आपने मुझे शेयर करना है ताकि मुझे इतना पता लगता रहे कि आपको भी ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। जितने पर्सन मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिएगा कि A33 पोजीशन के लिए एलिमेंट कौन बैठा है इस सीट पर। इस कंपैरिजन में इसको सामने इक्वल रखना है मैट्रिक्स को, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट के बॉक्स में डालकर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हमने प्लेसेस सीख लिए, मैट्रिक्स को बनाना सीख लिया, फॉर्मेशन कैसे होती है, रो कहाँ पे होती है, कॉलम कहाँ पे होता है, ये हमने सीख लिया, आई और जे डिनोट कैसे होते हैं वो सीख लिया। अब हमने ये सारा बेसिक बताना है, आप डेफिनेशन भी बता सकते हैं। मतलब जैसे कि आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन लॉन्ग आया पेपर में, तो आप सारा सिर्फ टाइप्स नहीं बता के आएंगे, उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग और उसका डायग्राम बना के टाइप्स को एक्सप्लेन करके फिर कंक्लूजन डालेंगे। प्रॉपर क्वेश्चन की लेंथ होनी चाहिए आंसर की। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा रो मैट्रिक्स, तो ओनली वन रो ऐसा नहीं बताना, फाइनल एग्जाम में लिखना है द मैट्रिक्स विच वी हैव ओनली वन रो, कि जहां पर हमारे पास मैट्रिक्स में एक रो पाई जाती है और सारे जो एक वर्टिकल फॉर्म में या फिर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में उसको लिखते हैं, जहां पर मतलब रो है तो उसमें हमने एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में सारा लिख दिया, कॉलम है तो हमने एक ही वर्टिकल लाइन में सारा लिख दिया। तो उसको हम लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं इंग्लिश में कि ये हमारी रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, फिर साथ में एग्जांपल देंगे। सारे टाइप्स को एक्सप्लेन करने के बाद हम कंक्लूजन भी देंगे। आप दो दो एग्जांपल भी दे सकते हैं, तभी आपको प्रॉपर पेपर में क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे अगर आपकी क्वेश्चन की लेंथ अच्छी होगी। बट इस वीडियो में अभी जो मैंने सिर्फ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन आपको बताया है, उसकी जो लेंथ है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चन की, इसमें अभी सिर्फ 3 4 या 5 पेजेस की है, तो आप प्रॉपर उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब अंदर जो हम मटेरियल या स्टफ लिख रहे हैं वो भी ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का हमने इस वीडियो में मेनली कवर करना है, बाकी हम न्यूमेरिकल कवर करेंगे बेसिक थोड़ा सा। तो अब हमारा जो थ्योरी का क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ये आने जा रहा है। तो इसमें हमारे पास टाइप्स अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो एक जब हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, काफी बच्चे मैट्रिसेस वर्ड में और मैट्रिक्स वर्ड में कंफ्यूज रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, जब क्वेश्चन के ऊपर टाइप्स पूछा गया तो मैट्रिसेस वर्ड का यूज किया गया है। जब उसके अंदर हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स वर्ड का यूज किया जा रहा है। मींस जो हमने हेडिंग बनाई तो वो मैट्रिसेस लिखा हुआ है, जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो मैट्रिक्स वर्ड का यूज करेंगे। बट जब हम पेपर में आखिरी के जो दो टाइप्स एक्सप्लेन करते हैं, कंपेरेबल मैट्रिसेस और इक्वल मैट्रिसेस, यहाँ पर मैट्रिसेस वर्ड का यूज किया जा रहा है। और इस क्वेश्चन के टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हेडिंग में भी मैट्रिसेस वर्ड का यूज किया जा रहा है। ये रेड पेन से लिखे हुए मैट्रिसेस वर्ड, और जो मैट्रिक्स वर्ड है वो सारा ब्लैक पेन से लिखा गया है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, पेपर में काफी बच्चे इस चीज की मिस्टेक कर देते हैं, उनको याद नहीं रहता कि मैट्रिक्स वर्ड था या मैट्रिसेस वर्ड हमने लिखना था। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारा सबसे पहले आएगा टाइप रो मैट्रिक्स। रो मतलब रो की फॉर्म में जो मैट्रिक्स हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखेंगे वो क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स मींस ओनली वन रो, जिस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो पाई जाए वो हमारी रो मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा ब्रैकेट में 1 2 3 हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दिया। आगे हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। इनके बीच में आपने कहीं पे भी कोमा का यूज नहीं करना। मैथ में, अभी मैथ में हम कोमा यूज करते थे, मैट्रिक्स बना रहे हैं इसके बीच में कहीं पर कोमाज नहीं लगाने आपने, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना। इसके बाद हमारे पास आगे दे रखा है कॉलम मैट्रिक्स। ये टाइप्स हैं, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हम इसका मतलब टाइप लिखेंगे अगला कॉलम मैट्रिक्स, ओनली वन कॉलम, जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम पाया जाए, सिंगल कॉलम हो तो उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आगे बताएगी है हमारा सी पार्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तीसरा पार्ट जो है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का रेक्टेंगुलर, देयर इज वेयर इज नंबर ऑफ रोज m डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जब हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होंगे तो वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल दे रखा है कि एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है, तो हमने ऑर्डर इसकी बना दिया 2 into 3, जब उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम है, इसमें 3 रोज हैं इसमें 2 कॉलम है, तो मतलब 2 रो 3 कॉलम। इसमें 3 रोज और 2 कॉलम, इनका ऑर्डर आपस में सेम मैच नहीं कर रहा है रो और कॉलम का, तो
डिफरेंट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होंगे, तो वो हमारी आ जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जो हमारा m है वो n के बराबर होगा। इसका ऑर्डर देखिए मैट्रिक्स का, ये हमने खुद लिखी है फिगर, अपनी मर्जी से आप फिगर्स लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एलिमेंट्स हम खुद से भी डाल सकते हैं बीच में, जस्ट हमारे को एक इमेजिनेशन, एक एग्जांपल देना है उदाहरण के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, m इज इक्वल टू n। तो इसमें मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, 2 into 2 ऑर्डर है। नेक्स्ट इज 3/3 की मैट्रिक्स बनी हुई है, ठीक है। तो 2/2 3/3, तो 2 रो 2 कॉलम, 3 rows and 3 columns are here, तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऐसे तिरछी लाइन की फॉर्म में कुछ लिखना या वर्ड सिमिलर बनता हुआ ना, तो वो हमारी होती है डायगोनल मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं, वेयर द ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जो बाकी डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो सारे जीरो होंगे। एक डायगोनल की फॉर्म में हमारे वर्ड्स चलेंगे 4 5 6 3 4 5 9 8 7, कुछ भी लिख सकते हो 1 2 3। तो हम डायगोनल की फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में होने चाहिए। एलिमेंट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, तो वो एक डायगोनल की फॉर्म में एलिमेंट जाएंगे, बाकी सारे जीरो, तो वो हमारी कौन सी है, डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास बताई गई है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड रेस्ट विल बी जीरो। जो हमारा डायगोनल एलिमेंट आ रहा है वो सारा सेम सेम रहेगा, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, तो हमारी कौन सी मैट्रिक है, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब 2 2 2 3 3 3 5 5 5 ऐसे लिख दिया, डायगोनल में सारों की एलिमेंट्स की शक्ल हमारी सेम है, हम यहाँ पे 1 1 1 भी लिख सकते हैं। तो एक सेम स्केल में सारे नंबरिंग चल रहे हैं, बाकी सारे जीरो हैं, तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम सेम एंड रेस्ट विल बी जीरो, तो दैट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बुकिश लैंग्वेज में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अगर आप इनके न्यूमेरिकल्स के लिए बुक फॉलो करना चाहते हैं तो आप बुक परचेज कर सकते हैं, मार्केट से मिल जाएगी आपको, इजीली मिल जाती है। जैसे कि मेरे पास खुद के पास जो बुक है मैं यूज करता हूँ, ये वाली बुक भी यूज कर सकते हैं आप, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। ये बुक मेरे पास है जो मैंने परचेज की हुई है, तो वो बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक है, बीबीए के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर बीबीए की बुक है, लेटेस्ट एनईवी पैटर्न के ऊपर है बुक, जैसे मैं यूज करता हूँ, तो मैंने मार्केट से अपनी ली हुई है। तो जीवन सन्स पब्लिकेशन की बुक है ये, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स की ये वाली बुक है, आप इसको ले सकते हैं, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी ये वाली बुक, ठीक है। अब इसका नया प्रिंट भी शायद आ चुका है मार्केट में, वो थोड़ा येलो से शेड का है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। इनके ऑथर का नाम है ML भार्गवा, तो ये बुक उनकी आती है मार्केट में इजी मैनर में, मतलब इजी बुक लिखी हुई है, आप इसको मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं, किसी बुक शॉप से, या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर करके इसको मंगवा सकते हैं, पब्लिशिंग से डायरेक्टली, या किसी बुक शॉप से आप इसको ले सकते हैं। तो इसमें ना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सिलेबस दे रखा है, जैसे कि ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे चैप्टर्स ही आते हैं। ये सेट थ्योरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, फंक्शन लिमिट्स, कंटिन्यूटी, मैट्रिक्स सिस्टम, उसका सिलेबस दे रखा है। तो इसमें क्या है कि 4 यूनिट आती हैं, 4 यूनिट्स में 7 7 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 2 2 हर यूनिट में आते हैं, हमारे को एक एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है। तो एक कंपल्सरी क्वेश्चन आता है 1.7 मार्क्स के, उसमें पार्ट्स आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी 7 मार्क्स का होता है, 35 मार्क्स का हमारा पेपर आता है इसमें, और एक्सटर्नल, और 15 की इंटरनल होती है, तो 50 मार्क्स का हमारा मैथ का पेपर होता है। तो ये बुक इजी मैनर में लिखी गई है, आप इसको मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई और बुक फॉलो करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारी बुक थी मैथ की, आप +1 +2 में कई बच्चे यूज करते हैं, अब ग्रेजुएशन में, तो आप कोई और भी बुक यूज कर सकते हैं, आप मार्केट में लेना चाहिए ये भी ले सकते हैं, इजी लैंग्वेज में अच्छी बुक लिखी हुई है, तो मैं मोस्टली इसी को प्रेफर करता हूँ बीबीए बीसीए बीकॉम का मैथ को टीच करने के लिए। तो आप ये बुक मार्केट से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स के बाद यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे पास क्या एग्जांपल है, देखिए, अगर हमारे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, इसमें बताया गया ऑल डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 1 1 1, तो 1 1 1 की फॉर्म में ही सारे डायगोनल एलिमेंट होंगे, उसका नाम यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, अगर I1 I है तो सिर्फ 1 लिखेंगे, I2 का मतलब 1 1 बाकी 0,
I3 मीन्स 1 1 1 डायगोनल में चलेगा, बाकी सारे एलिमेंट जीरो। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ पेपर में नेम लिखा आता है इसका I1 I2 I3। ये चीज हमें खुद अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या बोला गया पेपर में, I3 का मतलब क्या है। कई बार IN लिखा आता है, तो पेपर में अगर 3x3 मैट्रिक का क्वेश्चन चल रहा है तो I3 यूज होगी। अगर पेपर में क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 2x2 ऑर्डर का आया हुआ है तो मैट्रिक्स I2 का मतलब IN की जगह पे I2 यूज होगी। तो मतलब ये खुद हमारे को दिमाग लगाना है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी आइडेंटिटी इज ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। इसमें जैसे बताया गया कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक है वो स्केलर मैट्रिक भी होती है। मतलब 1 1 1 1 लिखा है ना इसमें, तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है। जरूरी नहीं है कि स्केलर वाली हमारी आइडेंटिटी होगी, नहीं। स्केलर में तो हमने कोई भी डिजिट यूज किया बट सिमिलर यूज किया सारे डायगोनल में। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे को 1 1 ही यूज करना है, तो एक स्केलर, ये मैट्रिक्स स्केलर हो सकती है बट ये आइडेंटिटी नहीं हो सकती है। ये सिर्फ हमने कोई भी डिजिट यूज किया हुआ है। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में कंपलसरी है कि डायगोनल में 1 1 ही होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेज का। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो तरह की होती है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो फर्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अनदर इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें है हमारे पास, इसका दो पार्ट में दे रखा है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। जो कि प्रिंसिपल डायगोनल से बाकी के नीचे के एलिमेंट है वो सारे जीरो रहेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होती है, तो आपको दोनों तरह की पेपर में बतानी है, तो तभी इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब जो मतलब अगर 1 1 मार्क्स के हिसाब से आ रखी है तो इसमें दोनों पार्ट बताएंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर सिर्फ एलिमेंट्स हैं, तो ऊपर उनसे मिलकर एक डायग्राम की फॉर्म में नॉन जीरो एलिमेंट ऊपर होने चाहिए, तो एक ऊपर की फॉर्म में ट्रायंगल बनेगी, तो दैट इज अपर ट्रायंगुलर। बाकी नीचे वाले एलिमेंट जीरो। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब है जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉन जीरो होने चाहिए और जो ऊपर वाले एलिमेंट है जीरो। तो मतलब नीचे नंबरिंग से मिलकर एक ट्रायंगल की फॉर्म बनी चाहिए। ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट जीरो। इसमें क्या था, बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर हमारे मैट्रिक्स के ये भी टाइप है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इसका आई पार्ट, जे पार्ट, ये जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो नल मैट्रिक्स का मतलब है कि सारे एलिमेंट चाहे वो रेक्टेंगल की फॉर्म में है चाहे स्क्वायर की फॉर्म में है, ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स स्क्वायर रेक्टेंगुलर इज जीरो। चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक है चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक है, बट सारे एलिमेंट उसके जीरो होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आगे बताया गया है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स के अंदर काफी सारे बच्चों को डाउट आता है, दिक्कत आती है, कई बच्चों को ये पॉइंट नहीं समझ आता है कि पेपर में कंपेरेबल और इक्वल मैट्रिक्स दोनों इकट्ठी आ गई, तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या था और इक्वल मैट्रिक्स क्या था। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पेपर में आती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें काफी। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब है सेम टाइप ऑफ ऑर्डर इज कंपलसरी। मतलब इसमें हमने एक तो मैट्रिसेस वर्ड यूज करना है, मैट्रिक्स वर्ड नहीं यूज करना, मैट्रिसेस वर्ड यूज होगा। अब कंपेरेबल का मतलब क्या है कि जो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो सेम होना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो 3 कॉलम, बी में 2 रो 3 कॉलम, सी एक मैट्रिक्स है वेयर वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब उसने बोला कि ए बी सी तीनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का ऑर्डर सेम है ए और बी का, तो ये आपस में कंपेयर हो सकती हैं, दैट इज अ कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आगे इसका ऑर्डर जो दे रखा है सी मैट्रिक्स का 2:3 ऑर्डर, 2/3 ऑर्डर, और इसमें हमारे ऑर्डर दे रखा है 2/3, इसमें 2/3। तो जब हमारे दोनों ऑर्डर सेम होंगे तभी हमारी मैट्रिक्स कंपेरेबल होगी। अगर उसका ऑर्डर अलग है, इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हमारी वो कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं होगी। जब दोनों के ऑर्डर सेम रहेंगे तभी वो कंपेरेबल हो सकती हैं। क्लियर है सबको। नेक्स्ट इज इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस का मतलब दिया गया है हमारे पास यहाँ पे, सेम टाइप ऑफ ऑर्डर एंड बोथ साइड्स मैट्रिसेस एलिमेंट्स आर ऑल्सो मस्ट प्रॉपर सेम इन पोजिशन प्लेस एज वेल। उसने बोला है कि मैंने खुद अपनी लैंग्वेज में इजी करके इसको लिखा हुआ है, आप बुकिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं प्रॉपर सेंटेंस बना के। इसमें मैंने बोला गया कि सेम टाइप का ऑर्डर तो होना ही चाहिए इक्वल मैट्रिसेस में। जैसे इसमें क्या था कंपेरेबल मैट्रिक्स में कि सेम टाइप ऑफ ऑर्डर जरूरी था कंपेरेबल में,
अब वो कहता है कि इक्वल मैट्रिसेस में सेम ऑर्डर तो होना चाहिए और एलिमेंट्स की पोजीशन आमने सामने इक्वल सेम सेम होनी चाहिए, तभी हमारी इक्वल मैट्रिसेस वो बनेगी। फॉर एग्जांपल जैसे इसका ऑर्डर था 3 into 3 या 3 by 3 ऑर्डर, इसका 3 by 3 ऑर्डर है, सेम ऑर्डर तो सेम आगे, बट एलिमेंट आमने सामने सेम दिखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्लेस भी उनके जगह भी सेम होनी चाहिए। 7 के सामने 7 सेम जगह पर है, A12 की पोजीशन पे 7, A12 की पोजीशन पे 7। नेक्स्ट इज 1 की जगह पे सेम 1, 2 के सामने 2, 4 के सामने 4, 8 इज इक्वल टू 8। हमने इन दोनों को इक्वल मान लिया है, तो ए पोजीशन पे सामने की एलिमेंट की वैल्यू होगी 9, बी की वैल्यू होगी 6, सी की वैल्यू होगी 3, डी की वैल्यू हमने लिख दी 5। तो 7 के सामने सामने इक्वल हमारा क्या है कि ऑर्डर तो सेम था ही, एलिमेंट आमने सामने बिल्कुल सेम होने चाहिए। जब ऑर्डर और एलिमेंट के प्लेसेस जगह शक्ल दिखने में बिल्कुल सेम हो तो वो इक्वल मैट्रिसेस होती है। अगर हमारी कंपेरेबल मैट्रिक्स जो है दोनों का ऑर्डर सेम होएगा तो वो कंपेरेबल मैट्रिक्स है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों एक अलग अलग कंसेप्ट बताए गए हैं, तो दोनों अलग अलग चीज है, दोनों गलत नहीं करने पेपर में, ध्यान से इसको सीखना है। नेक्स्ट हमारा है आगे बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम इस मैट्रिक्स से कुछ अब न्यूमेरिकल पोर्शन को करेंगे इसी वीडियो के साथ। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमने कुछ थ्योरी के टॉपिक पढ़े हैं, थ्योरी के टॉपिक में हो सकता है बच्चों को कुछ पॉइंट्स ना क्लियर हो, बट हम इसी वीडियो के अंदर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ताकि जो बेसिक क्वेश्चन है उससे आपको A11, A12, A13 क्या था इसी थ्योरी के साथ साथ क्लियर हो जाए, ताकि आपको थ्योरी का क्वेश्चन भी क्लियर रहे फाइनल एग्जाम में और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी क्लियर रहे। ठीक है, तो अब हमारा इसी के अंदर बेसिक न्यूमेरिकल पोर्शन का टॉपिक रहने वाला है, जो छोटे छोटे इजी न्यूमेरिकल है स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में दिए होते हैं। उसके बाद हम जो हमारे लेंथी न्यूमेरिकल है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे, वो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। इसमें बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब जैसे हमने सिंपल थ्योरी सीखी है उसी से जुड़े हुए कुछ बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिससे कि हम मैट्रिक्स चैप्टर के साथ एक लिंक में आ जाएंगे, हमारे को पता लग जाएगा कि मैट्रिक्स चैप्टर क्या है। तो जो हमारा मैट्रिक्स का हमने बेसिक सीख लिया, थ्योरी सीख ली, अब उसी के साथ हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल सीखेंगे, पता लग जाएगा कि मैट्रिक्स के साथ हम फैमिलियर हो जाएंगे। अगले वीडियोस के साथ हम क्या करना करेंगे, तो अगले वीडियोस में हम सीखेंगे मैट्रिक्स चैप्टर के थोड़े थोड़े करके लॉन्ग क्वेश्चंस, या फिर थोड़े से हल्के से आगे बढ़ाएंगे इसको, डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़े पढ़ेंगे। तो अभी हम बेसिक इसी वीडियो में कवर करेंगे, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया गया है हमारे पास, फर्स्ट इज find a plus b and a minus b if this is given as matrix। a मैट्रिक्स ये दे रखी है, b मैट्रिक्स ये दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो हमने इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व करना है। उसने बोला एक बार a प्लस बी करके दिखाओ, एक बार a माइनस बी करके दिखाओ। ये क्वेश्चन मैंने खुद जनरेट किया, तो हम इसको हम इजीली सीखने के लिए क्वेश्चन को हम साइड बाय साइड कर रहे हैं। आप एक ही जगह पर, इसको मैंने a पार्ट इसको b पार्ट नाम दे दिया, तो आराम से आप खुला खुला पेपर में एक पेज पे करके आएंगे, अगले पे दूसरा पार्ट करके आएंगे आराम से प्रॉपर स्पेस लेकर। इसलिए मैंने इसको मतलब इकट्ठा रखा है कि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे कि प्लस माइनस कैसे मैट्रिक्स में सेम सेम होती है। तो मैंने एग्जांपल सेम ही रखा है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स इनके सामने वाले एलिमेंट्स को प्लस करना है। 5+1 लिख दिया, 5+1। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐसे इस फॉर्म में रखना है, a प्लस बी इक्वल टू, फिर हमने इस मैट्रिक्स को रखा प्लस करने के लिए। हमने पेपर में क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप शो करके आना है, तभी हमारे को पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 5+1 हमने सामने वाले सेम एलिमेंट सेम पोजीशन को ऐड करेंगे। 5+1 4+2 9+3, नेक्स्ट इज 7+4। तो हमने सब एलिमेंट्स को हमने सामने प्लस किया, लिख दिया a प्लस बी इज इक्वल टू 5+1 6, 4+2 6, 9+3 12, 7+4 11। ये हमारा एडिशन वाला न्यूमेरिकल सिंपल 2/3 2/2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स का सिंपल न्यूमेरिकल है वो हमने ऐड का सीखा, ऐसे ही माइनस का सीखेंगे। 5-1 विल बी 4, 4-2 विल बी 2, 9-3 will be 6, 7-4 will be 3। तो हमने मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर बेसिक 2/2 ऑर्डर के जो क्वेश्चन है प्लस करना सीखा, माइनस करना सीखा। हमने एलिमेंट्स की पोजीशन चेक करनी सीखी कि किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट बैठा है, हमने टाइप्स सीखे। इसके बाद हमने प्लस माइनस तो सीख लिया। अब हम क्वेश्चन को 3/3 ऑर्डर जो मैट्रिक्स दी होती है, मतलब 3 रो
3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम के साथ हम इस क्वेश्चन को आगे सीखेंगे। तो बड़ा वाला क्वेश्चन प्लस और माइनस का। तो फाइंड ए प्लस बी ए माइनस बी 3:3 मैट्रिक्स दे रखी है। तो हमने ए प्लस बी को रखा, बी पार्ट में हमने ए माइनस बी को रखा, दोनों एलिमेंट को हमने सेम आमने सामने रखा। तो ए मैट्रिक्स ये रही, बी मैट्रिक्स ये रही। तो हम एक एक सिंगल एलिमेंट को एडिशन करते हुए स्टेप बाय स्टेप पेपर में शो करके आएंगे। इसको आप प्लस वाले को पहले शो कीजिएगा, फिर माइनस वाला करके दिखाइएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर स्पेस के साथ शो कीजिएगा। तो 9 + 8 विल बी 17। अब A12 की पोजीशन पर 11 है, इधर 8 है, तो 11 + 8 विल बी 19। 12 + 7 विल बी 19। 8 + 8 16। 7 + 3 10। 4 + 9 13। 6 + 4 10। 8 + 2 10। 7 + 1 8। तो इसको हमने ऐसे स्टेप बाय स्टेप ए प्लस बी करके शो किया। सेम हम ऐसे माइनस का भी शो करेंगे। 9 में से 8 गया 1। 11 - 8 विल बी 3। 12 में से 7 गया 5। 8 में से 8 गया 0। नेक्स्ट 7 - 3 विल बी 4। 4 - 9 विल बी -5। 6 - 4 विल बी 2। 8 - 2 विल बी 6। 7 - 2 विल बी 6। तो हम मैंने हिंदी में इंग्लिश में दोनों तरीके से इस एग्जाम्पल को बोल के दिखाया है। कुछ स्टूडेंट +1 +2 में हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, कुछ बीबीए में भी लेते हैं, बीकॉम में हिंदी मीडियम लेते हैं। तो उनको ये टॉपिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते रहे। मैंने हिंदी और इंग्लिश बीच में दोनों लैंग्वेज का यूज किया है। प्रॉपर इंग्लिश में लेक्चर मैंने नहीं डिलीवर किया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, तो हिंदी मीडियम पढ़ा होता है उन्होंने। कुछ स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हरियाणा बोर्ड में हिंदी मीडियम से स्टडी करते हैं, तो उनको डिफिकल्टी ना रहे। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड ए डिवाइडेड बाय बी इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। मैंने खुद से एक एग्जांपल बनाया इजी सा ताकि आपको करना आ जाए। उसने बोला है कि ए को डिवाइड किया जाए बी के साथ, ठीक है। तो ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है उसने, इसमें सारे पोजीशन के एलिमेंट सेम सेम हमने रखनी है। ये 1 1 पोजीशन है, 1 2, ये 1 3 पोजीशन है। ऐसे ही A1 1 A1 2 A1 3। तो आमने सामने पड़े हुए एलिमेंट्स, हम दोनों को इक्वल मान के चलेंगे मैट्रिक्स को, फिर हम डिवाइड करना सीखेंगे। तो 15 डिवाइडेड बाय 7 हमने लिख दिया, तो 15/7। 25/5। 35/5। 30/5। 10/5। 5/5 और 7/2। नेक्स्ट 9/3। 12/7। अब इसमें बताया गया है क्वेश्चन में हमारे पास कि अब जैसे कोई चीज तो डिवाइड हो रही है, अंश में लिखा गया 25 और हर में लिखा गया 5। मतलब अंश मतलब ऊपर वाला न्यूमिरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो 25/5 मींस अंश बटे हर, न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर विल बी डिवाइडेबल, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। अगर न्यूमिरेटर के साथ डिनोमिनेटर डिवाइड प्रॉपर हो रहा है तो हमने 5 लिख दिया। इफ डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की अगर हमारी कैंसलेशन हो रही है, मतलब अंश और हर आपस में कट रहे हैं, तो हम प्रॉपर कटिंग करके लिख देंगे। मतलब अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा तो आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके पॉइंट में लिख सकते हैं। बट आप अगर ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे तो वेल एंड गुड, आप ऐसे लिख के आना पेपर में। तो 15/7 हमने ऐसे सेम का सेम लिख दिया। 25/5 डिवाइड हो रहा तो हमने 5 लिख दिया। 35/5 विल बी 7। 30/5 विल बी 6। 10 divided by 5 is equal to 2. 5 divided by 5 is equal to 1. 7 divided by 2, 7 divided by 2 ही लिख दिया हमने। पॉइंट्स में लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, बट हमारे को ऐसे ही लिखना है। इसको कैलकुलेशन को इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं शो करना है। नेक्स्ट 9/3 विल बी 3। 12/7 का 12/7, ठीक है। तो अभी हमने सीखा मैट्रिसेस का बेसिक मीनिंग, थ्योरी, एग्जांपल, बेसिक थ्योरी सीख ली है, टाइप सीख ली है, प्लस माइनस डिवाइड तक हमने सीख लिया। अब मैट्रिक्स में हमारा 3 × 3 या फिर 3/3 ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन जो है, इसमें काफी बच्चों को दिक्कत आती है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, नोटबुक पेन पे साथ साथ कुछ मत लिखिए, सिर्फ ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। इसको एक बार सुनने के बाद आप इसको नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा और आज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सीखिएगा कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है, ठीक है।
तो हम इसमें मल्टीप्लाई को सिखाने जा रहे हैं। मैंने डिफरेंट कलर के पेन भी यूज कर रखे हैं यहाँ पर, ताकि बच्चों को किसी भी तरीके की मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत ना आए। अभी तक हमने प्लस माइनस डिवाइड सीखा, वो सारा इजी था, बट हमने जो मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक सीखना है वो थोड़ा अलग तरीके से चलेगा। मीन्स हमने पहली रो लेनी है, सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर दूसरी रो उठाई, दूसरी लाइन में ही लिखेंगे लेकिन सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो ध्यान से सीखना है इस कंसेप्ट को। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल उसमें बताया गया है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय ऑल थ्री कॉलम्स, तो हम पहली लाइन में उसको लिख देंगे। सेकंड रो हमने उठाई, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम के साथ, फिर हम सेकंड लाइन में लिख देंगे। फिर थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय ऑल थ्री कॉलम, तो हम थर्ड लाइन में लिख देंगे। मतलब इसमें बोला गया कि जो मिडल के जो साइन है वो ऑलवेज प्लस के रहेंगे। कैसे? ये बीच में ना प्लस के साइन यूज हो रहे हैं, तो जगह जगह वो प्लस 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 ही यूज होएगा। ये क्यों होएगा अभी हम इसको न्यूमेरिकल के एग्जांपल की मदद से हम सीखेंगे विद एन एग्जांपल, सो वी आर एबल टू बेटरली अंडरस्टैंडेबल दिस टॉपिक। तो हम इस टॉपिक को अच्छे से सीखेंगे डिटेल में जब हम न्यूमेरिकल को करेंगे। ये हमारा रूल है 3x3 मैट्रिक्स का। ऐसे 2x2 में भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, इजीली हो जाएगी। इजी क्वेश्चंस हैं और भी बुक में। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं और ये वाली बुक को भी यूज कर सकते हैं जो भी मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में। तो उस बुक में से आप न्यूमेरिकल्स की और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हैं और जो सारे सिलेबस को मोस्टली कवर कर रहे हैं। तो मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल बाकी बुक्स में से और इस बुक में से मिला के उठाए हैं, तो उसमें से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अच्छे से एग्जाम्पल प्रॉपर नोटबुक पे लिख के। ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स का रूल है मल्टीप्लिकेशन का। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड ए बी इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। इस ए बी का मतलब क्या है? बीच में चाहे डॉट लगा लो या मल्टीप्लाई लगा लो या ए बी इकट्ठे रख लो, तो इसका मतलब यही होता है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ए बी इकट्ठे पड़े हैं तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। ये एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, दूसरी बी दे रखी है, दोनों का ऑर्डर 3x3 दे रखा है, मतलब 3 रो 3 कॉलम, इसमें भी 3 रोज 3 कॉलम दे रखे हैं। हम इसकी मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। बहुत ध्यान से आप इस टॉपिक को सीखना, क्योंकि ये टॉपिक में अभी आगे बार बार यूज होगा। जब हम एक ही स्क्वायर एक ही क्यूब निकालेंगे, क्वेश्चन लॉन्ग आएंगे पेपर में ए इनवर्स वाले, तो कहीं ना कहीं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की जरूरत बार बार पड़ेगी। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सीखना आप सभी लोग। अब ए बी मल्टीप्लाई करके दिखाना है, तो हमने ए इंटू बी, बीच में डॉट है जो इसका मतलब है मल्टीप्लाई। इसके सामने हमने ए मैट्रिक्स रखी, बी मैट्रिक्स रखी, तो मैंने पेंसिल से सर्कल किया हुआ है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसकी मल्टीप्लाई को करेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से सीखना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी, बाकी के साथ भी। और पहली रो उठाई है तो हम पहली रो में ही सारे एलिमेंट धीरे धीरे लिखेंगे, फिर दूसरी जब उठाएंगे तो दूसरी में ही एलिमेंट सारे लिखेंगे। इसमें जल्दी में इस क्वेश्चन को नहीं करना है और स्टेप बाय स्टेप शो करना है। पेपर में ग्रेजुएशन में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप कैलकुलेटर मेक श्योर यूज कर लेना, कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन को धीरे धीरे सोल्व करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया, बीच में मैंने क्या बोला था, प्लस का साइन आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मतलब पहली रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके पहले स्थान पर रख दिया है इस जगह पर। तो हमने फर्स्ट रो उठाई हुई है, तो फर्स्ट रो में ही सारा कुछ भरते जाना, बीच में एक फिंगर का गैप देना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, एक पेंसिल जितना एक फिंगर जितना स्पेस छोड़ देना। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 लिख दिया, प्लस का साइन हमने यूज करना है बीच में। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया, नेक्स्ट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, हमने फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। पहली रो को उठाया था, पहली रो में ही भर दिया, थोड़े थोड़े स्पेस के साथ, एक कॉलम की मल्टीप्लाई करी, स्पेस छोड़ा, फिर फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर स्पेस छोड़ा, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, तो पहली रो पहली में ही खत्म कर दी। हमने ऐसे ही क्वेश्चन को लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिख दिया।
तो हमारी फर्स्ट रो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिख दी, बीच में प्लस का साइन यूज किया। नेक्स्ट लाइन में देखो, अब हमारी जो टर्न है वो दूसरी रो के साथ हम तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये हमारी फर्स्ट रो थी, फर्स्ट रो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम करेंगे सेकंड रो को सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4, फिर स्पेस छोड़ा, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं हिंदी में बोलता हूँ थोड़ा सा, 4 गुना 0 जमा 5 गुना 1 जमा 6 गुना 1, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे। तो 4 गुना 1 जमा 5 गुना 2 जमा 6 गुना 3। सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब हमारी फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम मल्टीप्लाई भी हो चुके हैं, फिर सेकेंड रो के साथ तीनों कॉलम मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब हम थर्ड रो के साथ तीनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारी रो नंबर 3 की बारी है, अब तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9 इंटू 4, नेक्स्ट थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, 7 गुना 0 जमा 8 गुना 1 जमा 9 गुना 1 कर दिया, फिर स्पेस छोड़ा, 7 गुना 1 जमा 8 गुना 2 जमा 9 गुना 3। तो तीसरी रो को भी हमने सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हमने पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो को लाइन बाय लाइन आराम आराम से लिखना है। आपको अगर ये टॉपिक ना समझ आए तो दोबारा वीडियो को हम रिप्ले करके स्टार्टिंग से देख सकते हैं, थोड़ा सा बैक जाके देख सकते हैं, और स्पीड वीडियो की थोड़ी सी कम रखना जब इस टॉपिक को आप समझेंगे। कुछ स्टूडेंट 2x की स्पीड पे या कुछ मतलब स्पीडली सुनते हैं यूट्यूब पे वीडियोस को, तो इस टॉपिक को बिल्कुल आराम से सुनेंगे, सीखेंगे, तभी आपको समझ आएगा, तभी आप पेपर में इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे हमारा अब इस टॉपिक को हम डिटेल में भी कवर करेंगे। ये मल्टीप्लाई करके हमने इसको लिख दिया। अब हमारी तीनों रोज तीनों कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। ठीक है, तो वापिस से मैं उसके ऊपर ही सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे हमने सबसे पहले पहली रो ही उठाई थी। ठीक है, अब हम सीखेंगे, तो हमने जो मल्टीप्लाई करके लिखना स्टेप बाय स्टेप पेपर में शो करके आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का पेपर में आ गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में 7 मार्क्स का आया, तो ये प्रॉपर ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही शो करना है इसको। तो 1 गुना 1, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4 जमा 3 गुना 4 12, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 विल बी 2 प्लस 3 इंटू 1 विल बी 3, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर करके हमने इसको ऐड करके लिख दिया, बीच में प्लस का साइन शो कर दिया है। सारी चीजों को हमने मल्टीप्लाई करके सेम लिख दिया। उसके बाद हमने a मल्टीप्लाई बाय b इसका टोटल करके आंसर देखा आपने, छोटे छोटे करके मैट्रिक्स छोटी होनी स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा ए बी का आंसर है जो हमारे को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया था आपने, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे मैंने स्टॉप नहीं किया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्यूचर यूज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आगे टॉपिक आने वाला है, हम इसमें सारे बेसिक टॉपिक ही कवर करेंगे इस वीडियो में। आगे बाकी वीडियोस में हम डिटेल्ड बड़े टॉपिक थोड़े कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन रहने वाले 1-2 टॉपिक और है हमारे पास, उसको हम कवर करेंगे, बाकी हम क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट आ 3x3 मैट्रिक्स whose elements are given by, तो इस एक मैट्रिक्स के अंदर बताया गया, हम क्वेश्चन को सीखेंगे। एक मैट्रिक बनानी है 3x3 ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की, हमारे एलिमेंट हमने निकाल के दिखाने। पेपर में क्वेश्चन में पेपर में आ चुका है a माइनस ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे आई प्लस जे, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में कभी ये आ जाता है, कभी आता है। अभी जो पेपर हुए थे हमारे दिसंबर 2024 में पेपर हुए थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीबीए फर्स्ट सेम के, तो उसमें ओल्ड सेमेस्टर में पेपर में ए आई प्लस जे वाला क्वेश्चन आया। तो बाकी ऐसे क्वेश्चन पेपर में छोटे में आ जाते हैं, 3.5 में, 1.75 में, 2 to 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं पार्ट्स।
तो इसको हम सीखेंगे। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमने खुद बनानी है, पेपर में ऐसा बोला गया है, बट कोई एलिमेंट्स हमारे को नहीं दे रखे हैं, तो मैट्रिक्स हमारे को खुद ही जनरेट करनी पड़ेगी। खुद जनरेट करके उसके जो पैरों में वर्ड्स में जो चीज लिखी है उसको हम ऐड करेंगे। कैसे सीखेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से सीखना। हम इस न्यूमेरिकल में सिंपल सीखेंगे। अगर क्वेश्चन लिखा आता है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओ, इन क्वेश्चंस के पार्ट्स को सोल्व करो, तो हम खुद एक मैट्रिक्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी रो है वो कौन है, आई, और जे हमारा क्या है, कॉलम है। तो आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। तो हमने कंस्ट्रक्ट कर दी, लेट ए बी द 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 की हमने मैट्रिक्स बनाई है, ये ए की हमने मैट्रिक्स खुद से बनाई है। A11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेम जैसे कि हमने अभी पीछे बनाई थी प्रॉपर उसी तरीके से हम मैट्रिक्स को फिर दोबारा से बना लेंगे जैसे हमने सेम ये मैट्रिक्स बनाई थी सीखने के लिए। प्लेसेस चेक किए थे ना जब हमने इसके, तो सेम मैट्रिक्स को हमने दोबारा बनाना है अपने तरीके से ही, ताकि हम क्वेश्चंस को पेपर में इजीली सोल्व कर सके। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक बोली हमने, सेम वैसे की वैसी दोबारा बना दी। लेट ए बी द 3x3 मैट्रिक। रो हमारी कौन है, आई, जे कौन है, कॉलम। अब हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे फर्स्ट वाले को जो पेपर में शॉर्ट में आता है। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, रो जमा कॉलम। तो ए आई जे से मैट्रिक्स को डिनोट किया, आई और जे हमने सोल्व करके दिखाने हैं। तो इसमें हमारे पास दे रखा है आई प्लस जे करने को। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि लेट ए बी द 3x3 मैट्रिक्स बना दी। हेयर ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, जैसा कि हम जानते हैं आई प्लस जे करना है। तो हमने A11 A12 A13 A21 22 23 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे हमने लिख लिया इनको। ये हमारी रोज होती हैं ऐसे, और हमारे ऐसे क्या होते हैं, कॉलम। तो पहले रो का नंबर, फिर कॉलम का नंबर, फिर रो का नंबर है, फिर कॉलम का नंबर है। पहली रो के साथ तीनों कॉलम रखे हुए हैं, इसको हम प्लस करेंगे। वही एलिमेंट को प्लस करना है जो इनके पैरों में दे रखे हैं, फुट में। तो A11 दे रखा है, तो 1 + 1 किया तो 2, इसके पैर में है 2 + 1, तो 2 + 1 किया 3। A12 तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे हमने शो करना है, इसको करना है। तो A12 1 + 2 विल बी 3, 1 + 3 विल बी 4। आगे A21 दे रखा है, तो 2 और 1, 2 + 1 3, 2 + 2 4, ये हमारा A23। तो 2 + 3 किया हमने 5। जो उसके पैरों में वर्ड्स दे रखे हैं उसी को हमने ऐड करना है, तो I प्लस जे हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 1 किया 4, 3 + 2 किया 5, 3 + 3 विल बी 6। तो हमने I प्लस जे वाला क्वेश्चन का पार्ट हमने अपने आप से सोल्व करके फर्स्ट दिखाया। तो ये हमारा, इसको प्लस करने के बाद जो आंसर आए हैं इसको हमने तीनों लाइनों को सोल्व किया हुए को देयरफॉर A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स के इक्वल हमने रख दिया। तो हमने शो कर दिया कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे खुद की मैट्रिक्स बनाने के बाद सोल्व होके ऐसे निकल के आता है। ठीक है, तो पेपर में इसकी क्या है कि मतलब अगर सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास आता है, तो ऐसा आता भी है पेपर में काफी बार ना, तो खुद 3x3 की मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, 2x2 की भी बनानी पड़ती है। अगर आपके पास 3x3 का सेम ऐसा का सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कोई एक पार्ट, तो उसके आंसर की कुछ निशानियां लिखी हुई है मैंने, मतलब कुछ ऐसी चीज जो हमारे पेपर में हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ठीक आ रहा है आंसर। तो आई प्लस जे वाली में जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जमा वाली में, तो उसमें आएगा डायगोनल 2 टेबल। जो डायगोनल चल रहा है बीच में, इसमें 2 का टेबल चल रहा है, ध्यान से देखिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जो +1 +2 में मैथ वाले बच्चे थे, अभी हम आगे टॉपिक करेंगे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का टॉपिक आएगा। एक सिमेट्रिक होती है, एक स्क्यू सिमेट्रिक होती है। मतलब सिमेट्रिक का मतलब होता है, हम आगे एक टॉपिक सीखेंगे मैट्रिक्स में, तो इसमें फिलहाल के लिए सीख लीजिए कि इसकी निशानी क्या है प्लस जे की। तो बीच में तो 2 का टेबल चल रहा है, बाकी सारे एलिमेंट सिमेट्री चल रहे हैं। सिमेट्रिक मतलब यहाँ पे 3 है तो सामने भी 3 है, 4 के सामने 4 है, 5 के सामने 5 है, और ये देखिए 2 2 का टेबल चलता आ रहा है, ऐसे 4 का डायगोनल बन रहा है। तो मतलब जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक होती है वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन किसके इक्वल होता है, वो सारा टॉपिक डिटेल में आएगा। बट हमने सिर्फ अभी छोटे टॉपिक के लिए इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें 2 का टेबल ऐसे चल रहा है। अगर सेम आता है तभी ये रूल फॉलो होएगा पेपर में, अदरवाइज ये रूल फॉलो नहीं होगा। ऐसा सेम का सेम क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में, तभी इसको फॉलो करना है। तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे सारे एलिमेंट प्लस माइनस ठीक हुए भी है नहीं। तो 2 का टेबल बीच में आ रहा है, बाकी 3 3 4 4 5 5 आमने सामने आ रहे हैं। तो आई प्लस जे में हमारी ये निशानी रखनी हुई है हमने कि अगर सेम ऐसा क्वेश्चन आता है, काफी बार आता भी है, तो हमारा ये चीज फॉलो होगी, तो क्वेश्चन ठीक आ रहा है हमारा आंसर। बी पार्ट है आई माइनस जे, मतलब सारे एलिमेंट सेम के सेम रहेंगे, जहां जहां हमने प्लस किया था वहां वहां माइनस कर देंगे। तो 1 - 1 विल बी 0,
आगे 1 माइनस 2 विल बी -1, ये लिखा है 1 3, तो 1 माइनस 3 विल बी -2, 2 माइनस 1 विल बी 1, 2 माइनस 2 विल बी 0, 2 माइनस 3 विल बी -1, 3 माइनस 1 विल बी 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया 0। इस सारी चीज को हमने फिर दोबारा एलिमेंट्स को उठा के मैट्रिक्स की फॉर्म में रख दिया। इसमें हमारी निशानी है, जो बीच में टेबल चलेगा डायगोनल में वो 0 का टेबल चलता है। जब हमारे पास i माइनस जे वाला क्वेश्चन आएगा 3x3 ऑर्डर का, ये चीज तभी फॉलो होगी जो पेंसिल से लिखी हुई है, अदरवाइज ये चीजें फॉलो नहीं होगी। अगर सेम पेपर में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा तभी फॉलो होगी। ठीक है, तो इसमें डायगोनल में मारा जा रहा है 0 0 का टेबल और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक बन रही है। अभी स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है पूरा डिटेल में टॉपिक आगे आएगा, फिलहाल हम इतना सीख लेते हैं कि जो इधर की वैल्यू अगर प्लस की है तो उसके सामने माइनस की रहेगी, फिर प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1। सिर्फ इतना देखना हमने, बाकी टॉपिक को हम डिटेल में बाद में करेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक की निशानी के आमने सामने वाले एलिमेंट प्लस माइनस के रहेंगे, बाकी डायगोनल 0 0 0 रहेगा। ठीक है, अब आगे टॉपिक है हमारे पास i इंटू जे, ए आई जे इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय जे। इस एलिमेंट जो इनके पैरों में एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये 2 1 2 2 2 3 ऐसे सारे एलिमेंट दे रखे हैं, इन्हीं को आपस में गुना करके मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब मल्टीप्लाई हमारे को 3 इंटू 3 ऑर्डर बड़े वाली नहीं करनी है, वो जानबूझ के मैंने क्वेश्चन पहले कवर किया है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है बट इसमें एलिमेंट्स नहीं दे रखे हैं, तो हमने मल्टीप्लाई सिंपल वाली करनी है, वो वाली नहीं करनी 3/3 ऑर्डर वाली। ठीक है, तो i इंटू जे का मतलब है, तो जो हमारे पैरों में एलिमेंट दिए हुए हैं 1 1 1 2 1 3, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमारा 1 1 दे रखा है, तो i मल्टीप्लाई बाय जे, इस मैट्रिक्स के अंदर से हमने लिखा a11 a12 a13, सेम पोजीशन पे गैप पे उतार लिए, एक गुना एक एक, एक गुना दो दो, एक गुना तीन तीन, 2 इंटू 1 विल बी 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 4, 2 इंटू 3 विल बी 6, 3 इंटू 1 विल बी 3, 3 इंटू 2 विल बी 6, 3 इंटू 3 विल बी 9। इन सबको हमने एलिमेंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में दोबारा उतार लेना है, तो ये हमारा ए आई जे मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई वाला आंसर, एक ही मैट्रिक्स निकल के आ गई है। अब इसमें क्या निशानी है हमारी मल्टीप्लाई वाली में, पहली लाइन में 1 का टेबल चल रहा है, दूसरी लाइन में 2 का टेबल, तीसरी लाइन में 3 का टेबल। ये पेंसिल रूल में बार बार बता रहा हूँ, तभी फॉलो होगा ये जो लिखा हुआ पेंसिल से। जब पेपर में 3/3 ऑर्डर का सेम मैट्रिक्स का प्रॉपर एज इट इज क्वेश्चन आएगा और उसमें हमारे को मल्टीप्लाई वगैरह सब करने को कहा होगा, तभी ये चीजें हमारे को पेपर में देखनी है कि हमारे आंसर ठीक आ रहे हैं नहीं। अगर 2/2 ऑर्डर की आती है या क्वेश्चन खुद से लिखा आ जाता है कोई मल्टीप्लाई के लिए, तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको पेंसिल से लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें बता रखा है हमारे पास आगे, हेयर ए आई जे इज इक्वल टू आई बाय जे, मतलब आई को हमने जे के साथ डिवाइड करना है, रो डिवाइडेड बाय कॉलम। इस सारी मैट्रिक्स को हम सेम ऐसे गैप पे उतार लेंगे, गैप पे उतारने के बाद हमने सारा मल्टी डिवाइड किया, 1/1 इज इक्वल टू 1, इस एलिमेंट को फिर डिवाइड करो, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 0.5 भी लिख सकते हैं बट हमारे को 1/2 ही लिखना है, ज्यादा डीप में कैलकुलेशन कैलकुलेटर वाली नहीं शो करनी है। अगर आप कर दोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, बट हम इसको 1/2 ही लिखते हैं। 1 बाय आगे क्या है 1/3, नेक्स्ट इज 2/1, 2/2, 2/3, अगली एलिमेंट कौन है 3/1, 3/2, 3/3। जो जो चीज हमारी कट रही है देखो, 1/1 कट रहा है, 2/2 कट रहा है, 3/3 कट रहा है, तो सारे 1 1 1 आ रहे काट, तो बाकी की कटिंग नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2/1 को 2 ही लिख सकते हैं तो लिख देंगे, 3/1 को 3 लिख सकते हैं तो लिख देंगे। इसमें हमारी क्या निशानी है कि डायगोनल में तो देखो 1 1 1 1 चलता जा रहा है, सेम चल रहा है, ऐसे 1 1 1 1 चल रहा है ना पूरा डायगोनल में। अब इसमें और क्या निशानी है हमारी, ये देखो कि जो हमारे अपोजिट एलिमेंट है वो रेसिप्रोकल हो रहे हैं, अपोजिट रेसिप्रोकल, जैसे कि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक प्लस वाला बताया था, ये कि मतलब आमने सामने वाले एलिमेंट सेम सेम है ना। तो इसमें अपोजिट के एलिमेंट रेसिप्रोकल हो रहे हैं, कैसे हम ये पेपर में सिर्फ निशानी तभी लगा सकते हैं अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, कैसे देखिए, अब ये सारे हमने जो आंसर आए थे ना इक्वल टू में, हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। देखो 1 1 1 1 1 कहाँ चला गया, डायगोनल में चला गया। अब ये 1/2 था, इसका अपोजिट साइड पे देखा जाए तो रेसिप्रोकल उल्टा हो गया, तो 1/2 का क्या हो गया 2/1, तो 2 ही लिख दिया।
1/3 इधर का आंसर आया था, सामने वाले का 3/1 आना चाहिए। 2/3 इधर का आया था, सामने वाले का 3/2 आना चाहिए। तो ये हमारी निशानी है कि 3 × 3 मैट्रिक्स के बीच में अगर सेम क्वेश्चन होता है तो हमारे आंसर बनने चाहिए पेपर में, गलती ना हो हमारे से कोई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आगे क्वेश्चन दे रखा है ये बोला, इफ ए प्लस बी टू 5ab इज इक्वल टू 6 2 5 8 कोमा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है, दोनों मैट्रिक्स को आमने सामने क्या मान लिया हमने, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों आमने सामने रखी गई हैं, बराबर दे रखी हैं, हमने खुद मानना है इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो हमारे को ए प्लस बी दे रखा है और इधर ए बी दे रखा है, हमारे को खुद को वैल्यू निकाल के दिखानी है। मैंने बुक में से मतलब 2-3 बुक्स में से रेफर करके कोई क्वेश्चन को, वो वाले क्वेश्चन हमारे को नोटबुक पे मैंने लिखे हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट है और मतलब जो घर पे बच्चों से खुद प्रैक्टिस नहीं हो सकते हैं विदाउट ट्यूशन वगैरह रखे, तो वो घर पे बच्चे नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन, या स्कूल में कई बार बच्चा डाउट नहीं पूछता है। तो मेरी यूट्यूब की मेनली वीडियो उसी के लिए है, जैसे स्टूडेंट्स को कहीं पे डाउट आते हैं, कुछ बच्चे शर्म के मारे पूछते नहीं है क्लासेस में बैठे हुए, या कोई बच्चे घर से नॉन अटेंडिंग करते हैं अपनी स्टडी, तो उनके लिए मैंने वीडियोस है बनाई हुई। तो इसमें क्या है कि मतलब कुछ बच्चे ना जैसे मतलब न्यूमेरिकल चलता है तो नहीं पूछ पाते हैं, तो उसको मैं इसको इजीली सोल्व करना सिखाना ही मेरा मेन मोटिव है इस क्वेश्चन को। तब उसने बोला कि हमने मैट्रिक्स को आमने सामने इक्वल रखना है, मान के चलना है, तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल। तो एक ये वाली मैट्रिक्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, ए बी इज इक्वल टू 8। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए एंड बी की। तो इस दोनों मैट्रिक्स को हमने कोरस्पॉन्डिंग दोनों एलिमेंट हमने मैट्रिक्स के इक्वल रख दिया आमने सामने, हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करके देना है ए एंड बी। क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल बराबर दे रखी हैं, हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर से ए और बी की वैल्यू निकाल के दिखानी है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अभी। तो इसमें सॉल्यूशन हम सोल्व करेंगे आगे, जैसे कि बताया गया दो मैट्रिक्स हमारी क्या बोली गई है, इक्वल बोली गई है। द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू एलिमेंट्स मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें बताया गया कि जैसे कि दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का निशान है ना, मतलब इक्वल बराबर दे रखा है यहाँ पर, तो हम दोनों मैट्रिक्स को क्या मान रहे हैं, इक्वल मान रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन में सोल्यूशन में सबसे पहले स्टार्टिंग में लाइन लिखनी है, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल। आमने सामने जो मैट्रिसेस पड़ी हैं दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, तो हमने इसकी क्या करनी है कि इक्वेशंस बना लेनी है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, तो हमने बोला a प्लस बी इज इक्वल टू 6। 2 के इक्वल 2 है, 5 के इक्वल 5 है, तो ए बी के इक्वल कौन है, 8 है। तो हमने सबसे पहले लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू 6, दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। जो हमने a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रखा है वो हमारी पहली इक्वेशन बन गई है। आगे इसमें बताया गया हुआ है कि a b इज इक्वल टू 8, तो मतलब a और b के सामने 8 है, मतलब a गुना b 8 के बराबर है। तो इसमें से हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, b तो अपनी जगह पर ही है, a मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। हम b को भी उसके नीचे लेके जा सकते हैं, a को भी उसके नीचे लेके जा सकते हैं। तो एक पर्सन की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी कि b इज इक्वल टू 8/a है, या अगर हम उधर ऐसे ही b को लेके जाते तो a की वैल्यू आती 8/a। तो हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल b को तो अपनी जगह पर ही रहने दिया, a इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके ले गए हम इसको डिवाइड में, तो b इज इक्वल टू 8/a आ गया। तो इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गई थी, इससे हमारी सेकंड इक्वेशन बन के ये तैयार हो गई है। अब हम कैसा कुछ ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन हमारा सोल्व होना स्टार्ट हो जाए। क्या ये जो हमने 9th-10th में छोटी क्लास में क्वेश्चन सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह वाले चैप्टर सीखे थे हमने, फैक्टराइजेशन सीखा था, तो उसमें से हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि b की वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें। जैसे हमने 10th क्लास में क्वेश्चन सीखा था, नूरी वाला क्वेश्चन है, जैकूब वाला क्वेश्चन है ना, उसके जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता है। हमने क्या किया कि ये b इज इक्वल टू 8/a आया, हमने इसको इसमें पुट कर दिया। तो नाउ वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 8/a इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट। तो b की वैल्यू 8/a है, वो हमने इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दी है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6 दिया हुआ था हमारे पास, हमने b की जो वैल्यू है 8/a वो इसके अंदर पुट कर देनी है। ये जो b
है हमारा 8/a। इसको हमने इसके अंदर पुट कर दिया है वैल्यू के अंदर। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6। तो a अपनी जगह पर ही रहा, b की जगह पे हमने 8/a रख दिया, तो इज इक्वल टू 6 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ना नीचे से एलसीएम लेंगे। तो a के बाय में कुछ भी नहीं है, 8 के बाय में a है, तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि नीचे का एलसीएम लेके ऊपर वाली चीज सोल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम, हमने एलसीएम लिया, इसके बाय में कुछ नहीं है तो 1 होगा, है ना। तो इसके बाय में a है, तो हम क्या करेंगे, अभी देखना, इस इक्वेशन को हम आगे लेके गए हैं। तो a के बाय में कुछ भी नहीं था तो हमने 1 रख दिया, 6 के बाय में कुछ भी नहीं था तो हमने 1 रख दिया, ना कुछ हो तो बाय में 1 तो जरूर होता है। तो a प्लस 8/a इज इक्वल टू 6 था, a के बाय में 1 हमने खुद लगाया, 6 के बाय में हमने 1 खुद लगाया, क्योंकि किसी के बाय में कुछ ना हो तो 1 तो होता ही होता है, ठीक है। 1 और a का हमने एलसीएम ले लिया, तो 1 और a का एलसीएम लेंगे तो a आ जाएगा। a और 1 को हम ऐसे रख के एलसीएम लेना आता है ना आपको, 1 a करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, a। अब एलसीएम लेने के बाद, अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं करना आता कि इसका एलसीएम लिया कैसे, तो 1 और a का एलसीएम ऐसे रख के हम एलसीएम ले सकते हैं 1 और a का, ठीक है। तो हमने लिख दिया a। अब इसकी कटिंग करेंगे कैसे, इस चीज को हमने इसके साथ डिवाइड देना होता है, फिर ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई देना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने बेस में एलसीएम लिया तो a आया, 1 को a को डिवाइड करना है 1 के साथ, a डिवाइडेड बाय 1, तो 1 को नीचे रखेंगे, a को ऊपर रखेंगे, तो a बाय 1 क्या आ जाएगा, a। तो मतलब a को 1 से डिवाइड किया तो वापिस a आएगा, a गुना ऊपर वाला a, तो a मल्टीप्लाई बाय a की स्केयर, a को a के साथ गुना करोगे तो a की स्केयर बनेगी। नेक्स्ट ये आगे a दिया हुआ है, अब इसको इसके साथ डिवाइड करना है, a डिवाइडेड बाय a, 1 आ गया, a के बाय में a आया तो कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस 1 को ऊपर वाले 8 के साथ गुना करना है, मीन्स इसको डिवाइड किया इसके साथ, a बाय a 1 आया, तो 1 इंटू 8 8 आया। मतलब ये जो a है, इस चीज को पहले हमारे को डिवाइड करना होता है नीचे वाले हर के साथ, डिनोमिनेटर को यहाँ ले जाके, फिर जो चीज आती है उसको मल्टीप्लाई करके ऊपर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं अंश के साथ, ठीक है। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। तो a बाय 1, तो मीन्स a आया, a इंटू a किया तो a की स्केयर, फिर a डिवाइडेड बाय a 1, तो 1 इंटू 8 1, तो a इंटू a किया तो a की स्केयर प्लस 8 बाय में a आ गया। अब इधर था 6 में 1 रखा, बाय में हमने कुछ भी नहीं था तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दी, जैसे छोटी क्लास में करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a की स्केयर प्लस 8, a की स्केयर जमा 8 गुना 1 किया तो वापिस वही आ जाएगा, 6 इंटू a किया तो 6 से आ जाएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करेंगे। नाउ वी नीड टू मेक वन साइड जीरो, तो हमने एक साइड की तरफ जीरो बनानी है, कैसे बनाएंगे हम, जो इधर 6a इधर की साइड प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक तरफा सारी चीज हमारी जीरो हो जाएगी, जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा है। ये टॉपिक हम आगे सोल्व करेंगे। एक चीज हम 8 को उठा के इधर ले गए हैं, तो a की स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो हमने कहा था कि एक साइड को 0 बनाना, वो बन गई, प्लस का 6a इधर था वो उठ के उधर चला गया, तो माइनस का 6a हो गया इज इक्वल टू a की स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। अगर किसी को फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता, मुश्किल लगता है, तो आप चानना कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को ओपन करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर होगा, जो आपके पास 9th-10th में भी होता था, ग्रेजुएशन में भी होता है, बीबीए में। तो उसमें उस चैप्टर में से स्प्लिटिंग करना मिडिल टर्म को और फैक्टराइजेशन मेथड प्रॉपर डिटेल में सिखाया गया, आप वहां से इस जाके वीडियो में से इसको सीख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं दोबारा से सिखा दूंगा बेसिक आराम से थोड़ा सा। तो ये हमारी इक्वेशन थी, a की स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6 है। अब हम इधर लेंगे a की स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0 बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हम बीच वाली टर्म को तोड़ देंगे, मतलब स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, a की स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करने पे तो खुद माइनस का 6a वापिस आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे आखिरी का वर्ड आए। फॉर एग्जाम्पल a के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, 1 a की स्क्वायर होगी है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8 आना चाहिए। पहले टर्म के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 8 विल बी 8
हमने दो फैक्टर बनाए, 4 और 2, 4 2 जा 8। अब इसमें से हमने क्या किया, जब हमने दो फैक्टर बनाए 4 और 2, इसको प्लस माइनस करने पे वापस 6 निकलना चाहिए। तो माइनस का 4 और माइनस का 2a हमने लिया। माइनस का 4a माइनस का 2a किसके बराबर होता है, माइनस के 6a के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे 4a प्लस 2a कर देते ना तो 6 आ जाता, माइनस का साइन ना आता, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे हमने खुद से माइनस का साइन लिया, तभी वहां पे -6 आ पाया है। अगर मैं यहाँ पे करता कि 3a प्लस 3a 6 से, तब भी हो जाता, बट 3 3 जा 9 होता है, 8 के बराबर वो ना आ पाता है ना आखिरी में। अगर मैं यहाँ पे करता कि 4 प्लस 2 कर देता तो भी 6 से आ जाता, बट माइनस का ना आता है ना। 6 इंटू 1 करता तो भी 6 तो आ जाता, लेकिन ये 8 ना आ पाता। हमने क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि मिडिल टर्म जो स्प्लिट करी है उसको तोड़ के वापस जो हमने दो एलिमेंट लिए हैं प्लस माइनस करने पे वापस वही आना चाहिए। तो हमने बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन दिया है, तो -4a -2a फैक्टर हमने खुद से बनाए हैं। -4a -2a माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी डिजिट का, तो 4a और 2a कितने हो गए, 6a हो गए। इसलिए हमने 6a को स्प्लिट किया है दो फैक्टर के अंदर, जो कि 1 इंटू 8 करने पे 8 आए, 4 2 जा 8 आए, और 4 और 2 को प्लस करने पर वापस 6 आना चाहिए। तो हमने a की स्क्वायर -6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0 को स्प्लिट कर दिया, मिडिल टर्म को तोड़ दिया। a की स्क्वायर -4a -2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमने ऐसे करके इसको स्प्लिट कर दिया है, मिडिल टर्म बन जाएगी। तो -4a -2a निकल के आ गया यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, a कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर कौन बचा, a -4। अब -2a बाहर आ गया, अंदर कौन आया, a -4। एक बार a -4 ये रहा, a -4 ये रहा, 2 4 जा 8, a प्लस 8 था ना अंदर, तो 2 बाहर रह गया, 2 4 जा 8 आएगा, तो हमारा a का स्क्वायर में से a बार कॉमन आ गया, a -4। नेक्स्ट -2 आगे आया हमारा a -4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की शक्ल सेम है, ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, a -4 a -4 दोनों सेम सेम है, तो एक बार हमने ले लिया a -4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बचा कौन था, a बचा था और -2 बचा था। तो a -4 a -4 सिमिलर थे, तो हमने दोनों में से दो बार एक ही चीज दो बार आ रही थी, हमने एक बार ले ली। रेस्ट हमारे पास कौन बच गया था, a और -2 बच गया था। तो a और -2 जो बचा हुआ था उसको हमने एक तरफ अलग से ले लिया है। ठीक है, तो आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो a -4 एक बार ले लिया, जो बच गए थे दो एलिमेंट ये और ये, इसको हमने अलग से ले लिया, तो इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो a -4 इज इक्वल टू 0 अलग रख दिया, a -2 इज इक्वल टू 0 अलग रख दिया, बीच में लाइन डाल दिया हमने। एक बार हमने a -4 इज इक्वल टू 0 किया तो a की वैल्यू 4 आई, जो माइनस का 4 था उधर जाके गया उठ के प्लस का हो गया, तो a की वैल्यू 4। फिर रखा a -2 इज इक्वल टू 0, इधर माइनस का 2 था उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, एक बार तो इधर 4 आ गया, अब इधर हमारी a की वैल्यू आ गई 2, माइनस का 2 उधर जाके उठ के प्लस का 2 हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी a प्लस बी इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन दी गई थी हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 6, जो हमने बनाई थी, इजी वाली छोटी वाली आसान वाली इक्वेशन है। हम इसमें भी पुट कर सकते हैं उसमें भी कर सकते हैं, बट इससे हम क्वेश्चन को सोल्व करके अब निकालने के आंसर अपना फर्स्ट इक्वेशन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, लेना तो। नेक्स्ट है हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, उसके अंदर हमने a की वैल्यू को 4 पुट कर दिया, दूसरी बार हमने a की वैल्यू को 2 पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। दोनों बार फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, एक बार a की वैल्यू 4 रखनी है, एक बार a की वैल्यू 2 रखनी है। यदि हम a की वैल्यू 4 इस इक्वेशन में रखते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 6, a की जगह पे 4 रखा, प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो b अपनी जगह पर ही रहेगा, 4 इधर प्लस का था उधर जाके 6 में से माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट आगे रखा हमने a की वैल्यू को 2 पुट करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 6, हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेम रख दी हमने, इधर भी a की जगह हमने 2 पुट कर दिया इस बार, प्लस बी इज इक्वल टू 6, बी अपनी जगह पर ही रहेगा, 2 प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, 6 माइनस 2 विल बी 4। जब हमारा a की वैल्यू 4 थी तब हमारा b की वैल्यू 2 थी, जब हमारे a की वैल्यू 2 आ गई उसी समय पर b की वैल्यू 4 आ गई। तो हमारे पास दो केसेस हैं, जब a 4 होगा तो b 2 होगा, when a is equal to 2 then that time 2 b is equal to 4। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये क्वेश्चन बुक में है,
और बाकी बुक्स में भी आपको मिल जाएगा सेम क्वेश्चन, पेपर में भी आ जाता है। ये इसमें सोल्व करने में बच्चों को दिक्कत आती है तो मैंने करवा दिया है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, हम अपनी वीडियो में आज ही कवर करेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगली वीडियो में बाकी लॉन्ग क्वेश्चन अगले टॉपिक्स के साथ करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है ना, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3z प्लस w इज इक्वल टू 13। तो फाइंड x y z एंड w। इन वैल्यूज को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करके देना है। दोनों मैट्रिक्स हमने इक्वल मानी है, बराबर है, क्वेश्चन में इक्वल पहले ही दे रखी है, हमने x y z और w की वैल्यू को निकाल के दिखाना है। तो वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। तो दोनों के सामने इक्वल दे रखा है तो वो एलिमेंट इक्वल है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3z प्लस w इज इक्वल टू 13। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन बन के इसी में से तैयार होगी, क्वेश्चन में से इक्वल एलिमेंट रख दिए। नाउ वी नीड टू सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन बिकॉज बोथ आर सिमिलर। हमने देखना कि कौन सी इक्वेशन है प्रॉपर सेम सेम सिमिलर दिख रही है, मिलती जुलती, ना कि प्रॉपर सेम। मिलती जुलती दिख रही है तो कुछ एलिमेंट हमारी कैंसिलेशन हो सकती है। एलिमिनेशन मेथड हमने सीखा था छोटी क्लास में, 9th और 10th में। तो उसके थ्रू हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे ताकि किसी एक की वैल्यू निकल के आ सके। यहाँ पे एक्स वाई दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, थर्ड इक्वेशन में भी एक्स वाई दे रखा है, बट इसमें एक एलिमेंट डिफरेंट है, जेड। अब उधर जाएं तो डब्ल्यू डिफरेंट है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं सकता। फर्स्ट और थर्ड सिमिलर है, मिलती जुलती हैं, उसमें भी एक्स वाई का यूज हो रहा है, इसमें भी एक्स वाई का यूज हो रहा है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि एक्स और वाई में से एक पर्सन कट जाए तो दूसरे के एलिमेंट की वैल्यू निकल के आ जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या हम 2 से गुना करेंगे तो ये 2x बन जाएगा फर्स्ट वाला भी। हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। एक तो वो कर सकते हो आप, या डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वाई इधर भी सिंगल है, इधर भी सिंगल है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर 2 को कैंसिल करना चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन को पूरी को दोनों साइड पे, बोथ साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बट हम इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ 1y ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये कैंसिलेशन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो now we need to subtract first equation from third equation। हम तीसरी इक्वेशन के अंदर से, क्योंकि यहाँ पे बड़ा x है 2x, यहाँ पे एक x है, इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे थर्ड इक्वेशन, बिकॉज बोथ आर सिमिलर। हम पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, थर्ड इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। तो क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम सेम सिमिलर दिख रही हैं तो हम इसको माइनस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन विल बी x minus y is equal to -1 फर्स्ट इक्वेशन, 2x minus y is equal to 0 थर्ड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन आ गई। ये थोड़ी बड़ी है, 2x है इधर, वहां पे 1x है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे छोटी वाली को। थर्ड वाली इक्वेशन को हमने रख दिया ऊपर, यहाँ पर ये देखिए हमारे पास इक्वेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेज का, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको कवर करते हैं आगे, ठीक है। तो अब इसमें बताया गया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी थी, ये हमारी थर्ड वाली इक्वेशन थी, इसको हमने ऊपर रख दिया यहाँ पर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन को ऊपर रखा, फर्स्ट इक्वेशन को नीचे रख दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन हमने बाद में रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे। हमने जो सी माइनस करनी है, नीचे वाली इक्वेशन माइनस करनी है, तो नीचे वाली इक्वेशन के हम साइन चेंज कर देंगे। प्लस का माइनस बन गया, माइनस का प्लस बन गया, माइनस का प्लस बन गया, साइन चेंज हो गए। तो ये वाला y हमारा हो गया प्लस का, पहले माइनस का था, नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल दिए। ये माइनस की y था, ये प्लस का y है, तो y से y कैंसल हो गया। अब 2x में से x चला जाएगा तो बचा कौन x, 0, और ये +1, तो 1 जुड़ा बीच में, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y से y कैंसल, x की वैल्यू आ गई हमारी 1 निकल के आ गई x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 आ गई। अब इसी के जैसी एक और इक्वेशन थी हमारे पास जो मिलती जुलती थी, देखिए x की वैल्यू 1 आ गई है, तो 1 के साथ हमारी देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसमें x भी बैठा है, y भी बैठा है, x की वैल्यू हमने तो निकाल ली ऑलरेडी। अब हमारे को किसकी वैल्यू चाहिए, y की चाहिए। तो हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को डाल देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आई थी 1। हमने पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन द फर्स्ट इक्वेशन वी गेट। यदि हम x की वैल्यू को 1 के बराबर पुट करते हैं पहली इक्वेशन के अंदर तो हमें प्राप्त होगा, इफ वी पुटिंग x इज इक्वल टू
is equal to 1 in first equation, then we get x minus y is equal to minus 1. This is given our first equation. तो ये हमारी पहली इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1. इसमें हमने x की वैल्यू को 1 पुट कर दिया. 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1. माइनस वाई अपनी जगह पर ही रहेगा, माइनस 1 तो इधर ही था, और ये प्लस का जो 1 था उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा. तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का आएगा. तो 2 आ गया, 1 और 1 को जोड़ा 2 आ गया. माइनस का साइन इधर भी था, माइनस का साइन इधर भी था. माइनस से माइनस हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. जब हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई यहाँ पर. ठीक है. अब आगे हमारे पास क्या दे रखा है, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई. तो इधर हमारे पास देखा जाए तो एक और थी जिसमें x भी था, y भी था, इधर x और z भी था. तो दूसरी क्वेश्चन ऐसी है जिसमें x की वैल्यू डाली जाए तो z निकल सकता है. फोर्थ इक्वेशन ऐसी है जब हम z की वैल्यू निकाल लेंगे तब z की वैल्यू इसमें डाल लेंगे तो चौथी इक्वेशन के अंदर से w भी निकल आएगा. तो हमने z को डाला इसमें, कुछ लोग z बोलते हैं, किसी को कोई इसको z बोलते हैं. तो हमने क्या किया, पुटिंग x इज इक्वल टू, जो x की वैल्यू आई थी 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन द सेकंड इक्वेशन वी गेट. यदि हम x की वैल्यू बराबर 1 हम पुट करते हैं दूसरी इक्वेशन के अंदर तो हमें प्राप्त होगा वी गेट. दूसरी इक्वेशन थी हमारी x प्लस 2x प्लस z इज इक्वल टू 5. 2x प्लस z इज इक्वल टू 5 हमने रख दिया. x इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1, x की जगह पे 1 रख दिया, प्लस z इज इक्वल टू 5. तो 2 इंटू 1 विल बी 2 प्लस z इज इक्वल टू 5. तो z की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 2, जो प्लस का 2 इधर का था उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो 5 माइनस 2 विल बी 3. तो z की वैल्यू आ गई 3 हमारे पास. नेक्स्ट z की वैल्यू 3 आ चुकी है. तो फोर्थ इक्वेशन थी हमारी 3z प्लस w इज इक्वल टू 13. तो हमारा फोर्थ इक्वेशन से w की वैल्यू भी निकल आएगी. z की वैल्यू 3 थी, 3z प्लस w हमारा 13 इज इक्वल टू था किसकी, फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू थी. इस फोर्थ इक्वेशन के अंदर हम z वैल्यू डालेंगे z की. तो 3z प्लस w इज इक्वल टू 13. 3 इंटू z कितना था, 3 पुट कर देंगे, प्लस w इज इक्वल टू 13. ठीक है. अब 3 3 9 प्लस w इज इक्वल टू 13. तो w की वैल्यू निकालने के लिए 13 अपनी जगह पर ही रहेगा, w अपनी जगह पर ही रहेगा. 9 अपना प्लेस चेंज कर लेगा, इधर प्लस का था उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो w इज इक्वल टू अपनी जगह पे जाके 13 में से 9 चला गया तो बचा कौन, 4 बचा. तो w की वैल्यू आ गई 4. तो हमारा लास्ट में आंसर निकल के आया, हेंस x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, w इज इक्वल टू 4. ये हमारा आंसर है, कंप्लीट हो गया. इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर मैट्रिक्स सिस्टम का खत्म होता है. आपको कोई भी मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर टॉपिक ना समझ आए पूरे चैप्टर में तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स के सिस्टम में सारे चैप्टर के अंदर टॉपिक ना सारे लाइन वाइज चलते हैं. तो पहले बेसिक आता है, फिर उसकी पोजीशन चेक करनी आती है, टाइप्स वाला क्वेश्चन आता है थ्योरी वाला, फिर हमारे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि आगे आएंगे डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स, क्यूज मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, फिर आता है एडजॉइंट, कोफैक्टर, माइनर, फिर इनवर्स आएगा, इनवर्स के बाद क्रैमर रूल आएगा. तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चांदना कोचिंग क्लासेस में आपको सबसे पहले तो देखो, ये अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो के नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो से जुड़ी हुई अपडेट्स, मैथ, स्टैट, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च और इन सब से इनकम टैक्स से जुड़ी वीडियोस अगर चाहिए तो उसकी अपडेट जल्द से जल्द मिलती रहे, ताकि आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास सारी वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आती रहेगी. और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. और अगर आपको इससे जुड़ी और वीडियोस चाहिए मैट्रिक्स सिस्टम से तो आप मेरे चैनल को जाके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस करके. फिर आप चांदना कोचिंग क्लासेस चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर मैट्रिक्स सिस्टम की बाकी मैट्रिक्स सिस्टम लेक्चर 1, मैट्रिक्स सिस्टम लेक्चर 2, मैट्रिक्स सिस्टम लेक्चर 3, 4, ऐसे मैट्रिक्स सिस्टम के सारे लेक्चर मैथ सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे. तो वहां से आप प्लेलिस्ट के अंदर से जाके मैथ के बाकी चैप्टर्स की और मैट्रिक्स सिस्टम के बाकी टॉपिक्स की वीडियोस लाइन में सारी हैं तो आप उनको देख सकते हैं.